प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बता रही हूँ। तो जो कक्षा 9 का जो पाठ्यक्रम है उसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद निर्धारित किए गए हैं। रचना के आधार पर वाला जो आपके भेद हैं रचना के आधार पर, वह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो इसलिए मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताऊंगी। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 भेद होते हैं आपके, 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो जो पहला है वह है विधानवाचक या निश्चयवाचक वाक्य। 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। तो पहला है विधानवाचक या निश्चयवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में कार्य के होने की निश्चित सूचना दी जाती है वह विधानवाचक या निश्चयवाचक वाक्य कहा जाता है। अर्थात जो चीज़ें निर्धारित होती हैं उनका समय निर्धारित होता है, निश्चित होता है। जो वाक्य इन सब चीज़ों को बताते हैं वह विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं, निश्चितवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे है, मेरा विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है। यह क्या है? नियम है और निश्चित है। विधान का अर्थ नियम और निश्चित मतलब समय निश्चित है कि आपका विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? विधानवाचक या निश्चयवाचक वाक्य। फिर है, दीपावली अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है। यह निश्चित है कि दिवाली का जो त्यौहार है वो अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है। और सुरेश कल बीमार था। वह निश्चित है कि वह कल बीमार था, उसे बुखार था। तो यह जहाँ पर यह सब चीज़ें बताई जाती हैं कि कोई भी चीज़ निश्चित हो और जो नियमित हो, वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होता है। दूसरा है आपका निषेधात्मक वाक्य। निषेध का अर्थ होता है अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं नेगेटिव, नकारात्मक। जहाँ पर नहीं जो शब्द होते हैं जिन वाक्यों में आते हैं वहाँ पर निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे जिन वाक्यों में कार्य के न होने का बोध होता है, नहीं न होने का बोध हो, वहाँ पर निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे मेरा मित्र आज स्कूल नहीं आया। नहीं आया, नहीं शब्द आया है, नहीं हुआ है, कार्य न होने, वो नहीं आया स्कूल आज। आप बाहर न जाएं। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? निषेधात्मक वाक्य। मैं यह काम नहीं कर सकता। तो जहाँ पर जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध होता है और नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर निषेधात्मक वाक्य होता है। इसी का तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य। जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं आज्ञार्थक, किसी को आज्ञा देना, आदेश देना, जहाँ पर यह सब चीज़ें बताई जाती है वहाँ पर आज्ञार्थक वाक्य होता है। आज्ञा या अनुमति, ठीक है, वहाँ पर कौन सा होगा? आज्ञार्थक वाक्य होगा। जैसे मोहन को बुलाओ, यहाँ पर शोर मत करो, यह पत्र डाकखाने में डाल देना। तो यहाँ पर किसी को आज्ञा दी जाती है तो वहाँ पर आज्ञार्थक वाक्य होता है। चौथा है विस्मयादि बोधक या मनोवेगात्मक वाक्य। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। जिन वाक्यों में हर्ष, सुख, खुशी, शोक, कामना, इच्छा, आशीर्वाद आदि मनोभावों का बोध होता है उन्हें विस्मयादि बोधक अथवा मनोवेगात्मक वाक्य कहते हैं। विस्मय का अर्थ आश्चर्य और मनोवेगात्मक का अर्थ है मन के भाव, जो वेग होते हैं, हम के भाव होते हैं हमारे, जहाँ पर यह आपको दिखाई देंगे वाक्यों में, वह सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी, वहाँ पर विस्मयादि बोधक या मनोवेगात्मक वाक्य होगा। जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है। आहा विस्मय है, आश्चर्य का द्योतक है। आहा कहते हुए एक आश्चर्य का बोध होता है हमको। ईश्वर आपकी यात्रा मंगलमय करे। शायद आज बारिश हो। ठीक है, ये सब क्या होंगे? विस्मयादि बोधक अथवा मनोवेगात्मक वाक्य। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य और मनोवेगात्मक हमारे मन के भाव, जहाँ पर यहाँ दिखाई देंगे, प्रदर्शित किए जाएंगे वाक्यों में, वहाँ पर विस्मयादि बोधक और मनोवेगात्मक वाक्य
होगा। पांचवा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य आप समझ गए होंगे, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है किसी से तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जिन वाक्यों में वक्ता श्रोता से केवल प्रश्न पूछता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, क्या आप कल मेरे यहाँ आए थे? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारा स्कूल कल बंद रहेगा? तो यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहा है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अगला है छठा संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में दो क्रियाएं हों तथा एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है जहाँ पर, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे, यदि वर्षा होती तो फसल होती। तो जब वर्षा होगी तभी क्या होगी? फसल होगी। तो पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी। यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। यहाँ पर क्या है? पहला, अगर वो परिश्रम करेगा तभी वह क्या होगा? सफल होगा। तो पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होगा। इसके अलावा 8 मैंने आपको कहा था अर्थ के आधार पर, लेकिन 6 हैं जो मुख्य हैं और जो 2 प्रकार हैं वह है संदेहवाचक वाक्य जिसमें शंका या संदेह हो। जैसे, शायद मैं कल ना आ सकूं। मैंने आपको अर्थ के आधार पर 8 भेद कहा था, लेकिन जो मुख्य भेद वो जो पूछे जाते हैं अधिकतर वो 6 हैं संकेतवाचक वाक्य तक। 2 अन्य भेद भी विद्वानों ने माने हैं। जैसे संदेहवाचक वाक्य जिसमें शंका या संदेह हो, जैसे शायद मैं कल ना आ सकूं। ठीक है। और दूसरा इसका वाक्य देख लीजिए, संभवतः 3 दिन का अवकाश रहेगा। यहाँ पर संदेह या शंका है तो यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होगा। और 8वां है इच्छावाचक वाक्य जिसमें कामना प्रार्थना आदि हो, वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होगा। जैसे, ईश्वर तुम्हें सफल करे, काश मैं भी करोड़पति होता। तो आपके जो मुख्य अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं वो 6 हैं और कुछ विद्वानों ने इन 2 को भी अर्थ के आधार पर भेद माना है, संदेहवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। ठीक है प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताए हैं जो कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में पूछा जाता है। वैसे वाक्य के 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर आपके पाठ्यक्रम में नहीं आता है, आपका जो आएगा पाठ्यक्रम में वह आएगा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 6 प्रकार हैं मुख्यतः, और कुछ विद्वानों ने 2 प्रकार और बताए हैं, संदेहवाचक और इच्छावाचक। तो आप समझ गए होंगे कि अर्थ के आधार पर 6 प्रकार होते हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक अथवा मनोवेगात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। और इसके अलावा 2 वाक्य और प्रकार बताए हैं, संदेहवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। तो इसी प्रकार मैं आपको अगली वीडियो में जो आपका व्याकरण है उसके किसी दूसरे विषय पर आपको मैं समझाऊंगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको अगला वीडियो मिल जाए।